तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी विद स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीएस सुधा पढ़ रहे हैं और जीएस सुधा जी में हम लोग इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। इतिहास के बाद से हम लोग इतिहास के बाद से हम लोग का जो है इतिहास में हम लोग तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद से हम लोगों ने भूगोल कंप्लीट किया। भूगोल के बाद से विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल के बाद से भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके बाद से अर्थव्यवस्था, उसके बाद से हम लोगों ने फिजिक्स का पहला कंप्लीट किया। साइंस में हम लोग फिजिक्स कंप्लीट किए। अब हम लोग का है रसायन विज्ञान। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रसायन विज्ञान। आज आपकी एक क्लास होगी और उसके बाद से 2-3 दिन का गैप होगा बस। उसके बाद से कंटिन्यू जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। मैंने कहा है कि 2 महीने में कंप्लीट करूँगा, तो 2 महीने में कंप्लीट करूँगा। अभी 1 महीने भी नहीं हुए, आधा से ऊपर खत्म हो चुका है। तो इसमें हम लोग रसायन के पदार्थ, उसकी प्राकृतिक पढ़ेंगे, परमाणु संरचना पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ेंगे, संयोजकता पढ़ेंगे, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण पढ़ेंगे, हाइड्रोजन और उसके यौगिक पढ़ेंगे, अनुक्षार और लवण, कार्बनक और उसके यौगिक पढ़ेंगे, विलयन पढ़ेंगे और रासायनिक अभिक्रियाएं और विविध पढ़ेंगे। तो इसमें जहाँ तक ओरिजिनल पेज होगा वहाँ तक हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग पीडीएफ फोटो खींच के बना लेंगे, फोटो लेके बना लेंगे पीडीएफ। उसके बाद से हम लोग का जीव विज्ञान, मेरा फेवरेट, इसको कंप्लीट करेंगे। और पर्यावरण, पर्यावरण के बाद से हम लोग का है क्या, पर्यावरण बहुत लंबा है भाई। उसके बाद से जीव विज्ञान प्रौद्योगिकी है, उसके बाद स्टैटिक जीके है। तो उसके बाद से हम लोग का खत्म हो जाएगा और ये 500 कितना 512 पेज की पूरी बुक है। तो चलिए, बस इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जीव विज्ञान। तो यहाँ से हम लोग का है रसायन विज्ञान या रासायनिक या केमिस्ट्री कह लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है द्रव्य और इनकी अवस्थाएं। द्रव्य और इनकी अवस्थाएं, देखिए द्रव्य, मैटर कैसे बोलते हैं, ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी या कुछ जिनका द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाते हैं, वे सभी द्रव्य कहलाते हैं या द्रव्यमान होता है। तथा जो स्थान घेरते हैं द्रव्य कहलाता है। जैसे कि जल, वायु, मृदा, कुर्सी, मैं, आप इत्यादि जो भी चीजें हैं वो सब क्या कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। जिसमें द्रव्यमान होता है वो द्रव्य कहलाता है। किसी वस्तु में उपस्थित, एक मिनट, ये क्या हो गया, ठीक है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उस द्रव्य का द्रव्यमान कहलाता है। तथा उस द्वारा घेरे गए, उस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। उस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। द्रव्यों की विशेषताएं, द्रव्य का निर्माण सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है। द्रव्यों के कणों के बीच स्थान होता है जो अंतर आणविक स्थान कहते हैं, जो अंतर को आणविक स्थान कहते हैं, जो भी द्रव्यों के बीच का स्थान होता है। ये कण निरंतर गतिशील होते हैं और तापमान बढ़ने पर इनकी गति अधिक हो जाती है, जिसके कारण इनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। द्रव्यों के कणों के बीच का आकर्षण बल प्रभाव प्रत्येक पदार्थ को अलग अलग होता है। अब देखिए द्रव्यों के कण, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसमें परमाणु, एटम्स और अणु, मॉलिक्यूल्स। किसी पदार्थ, तत्व या संभव सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अणु देखिए, किसी पदार्थ, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया से में भाग नहीं लेता, वो क्या कहता है, अणु कहलाता है। द्रव की अवस्थाएं, द्रव की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था। सॉलिड अवस्था में देखिए जो इसके जो अणु होते हैं बहुत पास पास में, सॉलिड अवस्था में जो इसके कण होते हैं बहुत पास पास में होते हैं, बहुत पास पास में। लिक्विड अवस्था में थोड़े दूर दूर रहेंगे, थोड़े से दूर दूर। और गैसीय अवस्था में बहुत दूर दूर होते हैं, कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ, कहीं तो वहाँ। ठोस, सॉलिड स्टेट, देखिए ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, जैसे कुर्सी, मेज, ईंटें इत्यादि। ठोसे के कणों के बीच की अंतरावृत स्थान बहुत कम और आंतरिक बल का बहुत अधिक होता है। स्थान बहुत कम होता है और लेकिन बल बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे में बहुत तेजी से पकड़े रहते हैं। ठोस के कण आपस में अधिक पास पास होने के कारण इसमें उच्च घनत्व और संपीड़नता आ जाती है। द्रव्य अवस्था देखिए, लिक्विड देखिए, द्रव्य अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है परंतु इसका आयतन निश्चित होता है। जैसे दूध, पानी, तेल, इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव्य पदार्थ को जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है वो। द्रवों में अणुओं के बीच खाली स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है जबकि आकर्षण बल कम होता है।
द्रवों का घनत्व गैसों से अधिक किंतु ठोसों से कम होता है। द्रवों का घनत्व गैसों से अधिक किंतु ठोसों से कम होता है। गैस देखिए, गैस अवस्था में वस्तु पदार्थ का आकार या आयतन दोनों निश्चित होता है, जैसे कि वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। गैस को जिस पात्र में रखते हैं वह उसी आकार का आयतन ग्रहण कर लेता है। गैसों के अणुओं के बीच खाली स्थान बहुत अधिक होता है तथा इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, ना मात्र के बराबर। इसलिए गैसों के अणु अनियमित गति करते हैं। नोट, द्रव्य दो अवस्थाएं ताप और दाब की चरम अवस्था में पाई जाती है। ये प्लाज्मा और बोस इंस्टेंटाइन कंडेंसेट पर आधारित होती है। प्लाज्मा अवस्था, यह अधिक ऊर्जा वाले या अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित कणों से बनी होती है। इस अवस्था में कण आयनीकृत गैसों के रूप में होते हैं, जिसमें धनावेशी तथा ऋणावेशित कणों की संख्या के बराबर होती है। बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था, यह द्रव्य की पांचवी अवस्था है। इस अवस्था में किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप अथवा 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस तक शीतलन करके परमाणु को ऊर्जा मुक्त कर देते हैं, लगभग समाप्त हो जाता है। द्रवों की अवस्थाओं में अंतः परिवर्तन देखिए, ठोस से अगर गैस में अगर सीधे बनना है तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा भैया, उसको ऊर्ध्वपातन होना पड़ेगा। और गैस से अगर ठोस में जाना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, निपेक्षण के तहत जाना पड़ेगा। अगर ठोस से द्रव्य में जाना है तो उसको संलग्न की तरफ जाना पड़ेगा। और द्रव्य से अगर ठोस में जमना तो उसे क्या करेंगे, जमाना पड़ेगा। अगर द्रव्य से सीधे गैस में जाना है तो वाष्पीकरण होता है, द्रव्य से सीधे गैस में जाना है तो वाष्पीकरण होता है, और गैस से सीधे द्रव्य में जाना है तो संघनन होता है। कि यहाँ एक बहुत अच्छी चीज समझाई गई है, आप चाहें तो देख लीजिए। 3 अवस्थाओं में पदार्थ का अंतः परिवर्तन होता है। आइए देखते हैं। जैसे गलन, मेल्टिंग पॉइंट देखिए, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था में द्रव्य अवस्था में परिवर्तन गलन कहलाता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उस ताप का गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। वाष्पीकरण देखिए, वेपोराइजेशन, किसी पदार्थ का द्रव्य अवस्था जैसे गैसीय अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। यदि कोई पदार्थ या द्रव्य जिस ताप पर उबलते हैं या उबलने लगता है अर्थात गैसीय अवस्था में बदलने लगता है, ताप उस द्रव्य में क्वथनांक बिंदु को बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। संघनन देखिए, गैसीय अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाता है। यह वाष्पीकरण से विपरीत प्रक्रिया है। हिमकण अथवा जमना देखिए, द्रव्य अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना हिमकण अथवा जमना कहलाता है। यह गलन से विपरीत प्रक्रिया है। उदाहरण, जल का बर्फ में परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन देखिए, सब्लिमेशन देखिए, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, शुष्क बर्फ, नैप्थलीन बॉल, आयोडीन, अमोनिया, क्लोराइड, क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl इत्यादि जो होते हैं वो ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। निपेक्षण देखिए, किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था में द्रव्य अवस्था में आए बिना सीधे ठोस अवस्था में द्रव्य अवस्था में आए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना निरपेक्षण कहलाता है। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, आइए देखते हैं। द्रव्य, सूक्ष्म पदार्थ और मिश्रण। सूक्ष्म पदार्थ में के तत्व सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किए जा सकते, एक ही प्रकार के परमाणुओं में निर्मित, जैसे धातु, अधातु और उपधातु। योग्य देखिए, कंपाउंड, नियत संगठन रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों के विघटित किए जा सकते हैं, जैसे कि जल, मीथेन, चीनी, नमक। आइए समांगी देखिए, समान घटक व अणु, उदाहरण जैसे जल में चीनी, जल में नमक इत्यादि। विषमांगी देखिए, असमान घटक जैसे कि बालू तथा नमक का तेल, तेल में जल इत्यादि असमांगी मिश्रण हुआ है। असमांगी विषमांगी हो जाएगा ये। सूक्ष्म पदार्थ देखिए, प्योर सब्सटेंस देखिए, सूक्ष्म पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म या शुद्ध पदार्थ, सॉरी सूक्ष्म नहीं भैया, ये शुद्ध लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा।
शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर, जैसे चीनी, चीनी मिल गया है, मिट्टी, मिट्टी, कोई ये मिट्टी, कोई वो मिट्टी। जैसे रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों की यौगिक को वर्गित किया सकता है सूक्ष्म पदार्थ। तत्व देखिए, एलिमेंट्स हम लोग यहाँ देखेंगे। तत्व पदार्थ का वह मौलिक रूप होता है जिसमें रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में ना तो विभाजित होता है और ना ही निर्मित किया सकता है। तत्वों का वर्गीकरण देखिए, तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर कुछ मुख्य भागों में विभाजित किया सकता है। धातु, मेटल्स। धातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, प्लेटिनियम। धातु तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और ये अघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं। धातु तत्व ये कमरे के तापमान पर ठोस में रहती हैं। अपवाद है इसमें Hg, जिसे हम लोग मरकरी कहते हैं। ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मरकरी पाई जाती है। धातु कठोर होते हैं। अपवाद है जैसे सोडियम और पोटेशियम जो है, ये अपवाद है धातु के। अधातु नॉन मेटल्स देखिए, अधातु प्राय विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं और ये आघातवर्धनीय और तन्य हो नहीं होती, परंतु भंगुर और प्रहार करने पर चूर चूर हो जाती हैं। ब्रिटल, ब्रिटल। उदाहरण जैसे गंधक, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। यौगिक देखिए, कंपाउंड। अब हम देखेंगे यौगिक कंपाउंड। कंपाउंड क्या कहता है भैया? कंपाउंड यौगिक वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात रासायनिक संयोग से बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। उदाहरण जल का प्रत्येक अणु जो होता है सदैव हाइड्रोजन H के दो परमाणुओं के मध्य जो ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर बना होता है यौगिक। यौगिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यौगिक समांग होते हैं तथा इनके भौतिक स्थिरांक जैसे कि गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि निश्चित होते हैं। यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया सकता, जबकि रासायनिक विधियों द्वारा इनके अवयवों और तत्वों को पृथक किया जा सकता है। ठीक है, देखिए मिश्रण। नेक्स्ट हम देखेंगे मिश्रण। मिक्सचर दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक को किसी भी अनुपात में परस्पर मिलाने को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर। उदाहरण दूध, पेट्रोल, जल में चीनी का विलयन, चीनी और नमक का मिश्रण इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? मिक्सचर के अंतर्गत आते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर। ऐसे मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग सभी गुण एक समान होते हैं, जैसे उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन भी कहा जाता है। उदाहरण जल व चीनी के मिश्रण, वायु में ऑक्सीजन का मिश्रण, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण। असमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते, उसे असमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे रेत और पानी का मिश्रण असमांगी मिश्रण है। मिश्रण को अलग करने की विधियां, मिश्रण को अलग करने की विधियां। क्रिस्टलीकरण द्वारा मिश्रण को अलग करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन द्वारा। इस विधि में मिश्रण को गर्म करने पर उसमें उपस्थित विलयन पदार्थ क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाते हैं और अशुद्धियां विलयन में ही शेष रह जाती हैं। उदाहरण समुद्र जल से नमक का मिश्रण। आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा देखिए, यदि किसी द्रव्य के अवाष्पशील पदार्थों की अशुद्धियां हो तो इस विधि द्वारा उपयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग ऐसे द्रव्यों और पृथक करने के लिए किया जाता है जिनका क्वथनांक को 30 डिग्री से 40 डिग्री का अंतर में होता है। शुद्ध जल को आसवन विधि या समुद्री जल से प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध जल को प्रभांजी विधि, प्रभाजी विधि, फ्रैक्शनल फ्रैक्शन विधि, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो के मिश्रण को अलग करने के लिए प्रभांजी विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अन्य होना चाहिए, प्रभांजी विधि होता है, प्रभाजी विधि नहीं होता। निष्पंदन, निस्पंदन, निस्पंदन कहता है किसी तरल पदार्थ को निलंबित ठोस पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया को निस्पंदन कहते हैं। इस विधि में मिश्रण को एक फिल्टर से प्रभावित किया जाता है। उदाहरण गंदे जल का शुद्धिकरण एक फिल्टर से प्रभावित किया जाता है। वर्ण लेखन, इस विधि की खोज स्वेट ने की थी। किसने की थी? स्वेट ने की थी। इस विधि का प्रयोग भिन्न भिन्न अवशोषण क्षमता वाले तथा एक विलायक में घुलनशील पदार्थ विलेयक पदार्थ को पृथक करने के लिए किया जाता है। उदाहरण विभिन्न रंगों के मिश्रण को अलग करना।
अब केंद्रण देखिए, अब केंद्रण विधि कहता है जब किसी तरल के मिश्रण को तीव्र गति से घुमाया जाता है तो केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले अपकेंद्रीय बल के कारण अधिक घनत्व वाले कण मिश्रण के पात्र की परिधि एकत्रित हो जाती है, और जब कम घनत्व वाले ऊपर रह जाते हैं, इस जैसे दूध से मक्खन निकाला अब केंद्रण विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 प्लस 100 डिग्री बराबर होता है 273 प्लस 100 होता है 373 केल्विन हो जाता है जल का क्वथनांक। बर्फ का गलनांक होता है 273.16 केल्विन होता है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.16 डिग्री केल्विन होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जो 1 एटम बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। परमाणु का दाब वायुमंडल 1 एटम से हो तो एटॉमिक प्रेशर वही है, एटम का एटॉमिक प्रेशर तो एक ठोस CO2 के द्रव्य में अवस्था में बिना आए सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाता है। CO2 की बिना अवस्था द्रव्य अवस्था में आए बिना सीधे कहाँ होता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है परमाणु संरचना उसकी रासायनिक बंध। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे परमाणु संरचना उसके रासायनिक बंध पढ़ेंगे यहाँ से। आइए देखते हैं परमाणु एटम। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, किसी न किसी के साथ तो रहेगा ही, मेरे साथ नहीं तो उसके साथ। अणु मॉलिक्यूल देखिए, अणु तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। परमाणु और अणु में अंतर। परमाणु और अणु। परमाणु यह किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। अणु जो होता है वह पदार्थ का सूक्ष्म कण है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अणु सूक्ष्म कण तो है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। परमाणु देखिए यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, अणु जो है ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु देखिए, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। जो अणु होता है यह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं जबकि अणु जो होते हैं ये परमाणु की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। और परमाणु कहते हैं ये गोल आकृति के होते हैं जबकि अणु जिनकी आकृति वर्गाकार त्रिभुजाकार आदि हो सकती है, जिधर भी कूद जाए। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत सन 1808 में प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं जिनको परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु को रासायनिक गुण और द्रव्यमान समान होते हैं जबकि अलग अलग तत्वों के परमाणु और रासायनिक गुण और द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। परमाणु का रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। परमाणु की रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। दिए गए किसी यौगिक में परमाणु की अपेक्षा संख्या पर निश्चित रहती है, सापेक्ष संख्या पर, अपेक्षा नहीं, सापेक्ष संख्या पर निर्भर करती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां देखते हैं। परमाणु अविभाज्य नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकता है। भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणुओं का द्रव्यमान समान हो सकता है। उदाहरण के लिए पोटेशियम के, कैल्शियम Ca और परमाणुओं का प्रत्येक द्रव्यमान 40 है। समान परमाणु द्रव्यमान वाले पदार्थों की संख्या समभारी कहते हैं। समान परमाणु द्रव्यमान वाली संख्या को समभारी कहते हैं। दिए गए एक ही प्रकार के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन H कृत्रिम संस्थानिक है, 1H1 पोटेशियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 टाइटेनियम, जिनके द्रव्यमान 1, 2 और 3 होते हैं। पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम का द्रव्यमान 1, 2 और 3 होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने तत्वों को अलग अलग हो सकते हैं। एक ही प्रकार के बने परमाणुओं को अलग अलग हो सकते हैं। रासायनिक संयोजकता के नियम। रासायनिक संयोजकता के नियम कहता है कि रासायनिक लेवाइजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने अपने उपयोग के आधार पर रासायनिक संयोजकता को 2 नियम दिए। पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम के अनुसार यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट किया सकता है, कहते हैं कि इस अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये अविनाशता के नियम के नाम से भी जाना जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अविनाशता के सिद्धांत पर या नियम के नाम पे जाना जाता है।
काश हम लोग भी अविनाशता के सिद्धांत पर काम करते, लेकिन कोई बात नहीं। क्या भाई, नहीं खुले हो क्या? खुल गया। स्थिर अनुपात नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन। यदि किसी यौगिक के उपस्थित एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते, जैसे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। इस नियम का प्रतिपादन 1794 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। किसने किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने किया था कि भैया किसी से नहीं हो रहा तो मैं करूंगा। आयन, आवेशित परमाणुओं का समूह जिस पर आवेशित आवेश उपस्थित होता है आयन कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। धनायन, जिस आयन पर धनावेश होता है उसे धनायन कहते हैं, जैसे कि Na+, जिसे सोडियम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इसका धनायन बनता है। इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर धनायन बनता है। ऋणायन, किसी आयन का ऋणावेशन तभी होता है जब उसे ऋणायन कहते हैं। आयन का ऋणावेश होता था तो उसे आयन का ऋणावेश होता था उसे ऋणायन कहते हैं। जैसे कि 1I- आयोडीन बनाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करेगा तो आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धनायन बनाएगा। मौलिक कण, फंडामेंटल्स पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कण होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज जिसे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरण की नलिका द्वारा की थी। 1897 में किया था, कैथोड किरण की नलिका द्वारा। सीआरटी प्रयोग में कुछ किरणें कैथोड के एनोड्स की ओर चली गई और इसे कैथोड किरण कहा गया। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन अपना ऋणावेशित कणों से मिलकर बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन पर -1.722 × 10⁻⁹ अस्सी आवेश बनाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। तत्व के रासायनिक गुण संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन कहलाता है। किसी परिपथ में प्रभावित धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह में विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ये होता है 1.75 × 10⁻⁻11 kg होता है। ईएम से गैसों की प्रकृति और इलेक्ट्रॉन पर निर्भर नहीं करता। प्रोटॉन प्रोटॉन 1H1, इसे गोल्डस्टीन ने सन 1886 में एक नए विकर्ण की खोज की जिसे उन्होंने कैनॉल रे नाम दिया। 1920 में इसे रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया। प्रोटॉन पर 1 प्लस 1 अपॉन सॉरी प्लस 1 प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज धनावेशित होता है। इसका द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज धनावेशित होता है। इसका द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और यह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। इसकी खोज कब हुई थी? 1886 में। कैनल रे ने इसको नाम दिया 1920 में। रदरफोर्ड ने इसका नाम प्रोटॉन दिया। रदरफोर्ड द्वारा प्रोटॉन नाम दिया गया 1920 में। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी से किया था। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। कब किया था चैडविक ने? 1932 में। यह परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। यह हाइड्रोजन को छोड़कर। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है, जो लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। अस्थायी मौलिक कण, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन कहता है कि इसकी खोज एंडरसन ने सन 1932 में की थी। यह इलेक्ट्रॉन की प्रतिरूपी प्रतिद्रव्य, इसका द्रव्यमान केवल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसे E+ से संदर्भित करते हैं। एंटीप्रोटॉन एंटीप्रोटॉन एक प्रोटॉन का प्रतिरूप या प्रतिद्रव्य। इसको एमिलियो ग्रेसे और ओवेन चैम्बरलेन ने सन 1955 में खोजा था। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। एंटीप्रोटॉन किसने किया था? इसे एमिलियो सेंग्रे और ओवेन चैम्बरलेन ने 1955 में खोज दिया था। 1955 में किया था और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। पाई मेसन जो है 1935 में जापान के वैज्ञानिक
युकावा ने इसके होने की भविष्यवाणी की थी। इसका वास्तविक खोज 1947 में की गई थी, पाई मेसॉन। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के अनुसार परमाणु तरबूज की भांति होता है। धनावेश लाल भाग की तरफ फैला होता है और इलेक्ट्रॉन इसके बीच की तरह धंसे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहा गया, और जो मतलब कि ई लिखा हुआ है, और ये धनावेश जो है इस पूरे लाल भाग को धनावेश कहा गया। पूरे लाल भाग को धनावेश कहा गया। थॉमसन की वास्तविक क्रिया। थॉमसन ने प्रस्तावित किया, परमाणु एक धनावेशित गोला है, इसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल की प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज का मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं। यह मॉडल परमाणु के नाभिक में स्थिति का उल्लेख नहीं कर पाया। इस मॉडल के द्वारा परमाणु की स्थिरता को नहीं समझा जा सकता। यह मॉडल रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर पाया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इस प्रयोग को अपने सोने की पन्नी, चूंकि यहाँ पर पतली होती है, जहां अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण की बौछार की सोने की पन्नी पर, इसमें से निम्नलिखित परिणाम निकले। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। इसका अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्त भाग में चक्कर लगाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कट गया लेकिन मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे नहीं कहा था कि कुछ जो है ना, ये जैसे कि टकरा के निकल गए थे इधर उधर, जैसे कि अल्फा कणों की बमबारी की, और यहाँ पे जो है सोने की वो पन्नी है, यहाँ से बमबारी की, कुछ जैसे कि ये टकरा के इधर निकल गया, और मान लीजिए कि यहाँ से गया, ये टकराया और ये इधर आ गया। कुछ जो है सीधे सीधे निकल गए, कुछ जो है सीधे सीधे निकल गए। यहाँ से टकराया परमाणु से और ये इधर घूम गया। और यहाँ पे देखा स्वर्ण पन्नी की परमाणु, ये जो है पूरा ये स्वर्ण पन्नी की परमाणु है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु मॉड्यूल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। आवेशित कण नाभिक में चक्कर लगाते समय ऊर्जा को विकृत करेंगे और इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकराकर जाएगा, यह असंभव है। नाभिक न्यूक्लियस, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1911 में, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1911 में की थी। नाभिक में मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन कहते हैं। नाभिक की परमाणु त्रिज्या 10⁵ गुना छोटी होती है। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे 7n14 से 7 जो क्या है, जो नीचे वाला 7 है, क्या है, परमाणु क्रमांक है। द्रव्यमान संख्या, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे कि C612, 12 द्रव्यमान संख्या है। और ये अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, नीचे वाला परमाणु क्रमांक है। जो 6 क्या है, एक परमाणु क्रमांक है। जहां A बराबर Z+N होता है। A जहां द्रव्यमान संख्या और N न्यूट्रॉन होती है। Z एक परमाणु क्रमांक है। बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटॉमिक। रदरफोर्ड की कमियों को निल्स बोर ने दूर किया। बोर की निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। इलेक्ट्रॉन धनात्मक नाभिक के चारों ओर केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, और इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। यहाँ दिया हुआ है, आप देख लीजिए एक बार। ये जो बीच वाला है, ये न्यूक्लियस है, इसको के कहते हैं। ये एन पे आ जाएगा और ये एम पे आ जाएगा, और उसके बाद से एम एन ऐसे चलता रहेगा, ऊपर में एन आ जाएगा। के एल एम एन के आपका है एन बराबर, आपका है एन बराबर है बराबर 1 है, और आपका N2 बराबर है 2, N3 बराबर है आपका 3, N4 बराबर है यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, N4 बराबर 4। इन स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय वेग h12 का पूर्ण गुणित हो सकता है, और h एक प्लैंक नियतांक है जिसका मान 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड हो सकता है। बोरी बारी का योजना। सन 1921 में
बोरीबरी ने अपनी योजना प्रस्तुत की। इसे नियमानुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर, जहां n 1 2 3 4 से निकाला जा सकता है, जहां n कक्षा की संख्या और परमाणु की बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कक्षा एवं उपकक्षा के केवल देखिए, केवल एस उपकक्षा होती है। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने एस इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एल कक्षा में देखिए, एस और पी के बीच उपकक्षा होती है और पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एम कक्षा देखिए, एम जो है इसमें एस जो होता है पी और डी के साथ होता है, मतलब बीच में होता है, और डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एन एस पी डी, एस पी और डी के बीच में होता है। इसमें एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के का ऊर्जा स्तर सबसे निम्न होता है। के का ऊर्जा स्तर सबसे निम्न होता है, लो क्वालिटी का होता है। कक्षक की आकृति, कक्षक की आकृति गोलाकार होती है। कक्षक की आकृति डमरू में हो जाती है। कक्षक की आकृति द्विडमरू में हो जाता है। कक्षक की आकृति जटिल हो जाती है। क्वांटम संख्या देखिए, क्वांटम संख्या 4 प्रकार के हैं, एन एल एम एस। क्वांटम संख्या एन ये इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को या कोष की ऊर्जा में प्रदर्शित करता है, जहां इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी को प्रकट करती है। जहां एन बराबर 1 2 3 4 5 है, इन्फानाइट तक कोई पूर्णांक हो सकता है किंतु शून्य नहीं हो सकता। क्वांटम संख्या क्यों शून्य नहीं हो सकता? बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहां तक आप गिन सकते हो। द्वि द्विगंशीय क्वांटम संख्या ये इलेक्ट्रॉनों की कोणीय वेग को प्रकट करता है और इसका मान n के मान पर निर्भर करता है। जहां n बराबर 1 2 3 4, l बराबर 0 या 0 1 या 0 1 2 हो सकता है, ऐसे बढ़ता रहेगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या जहां m ये क्वांटम संख्या कक्षक विन्यास को दर्शाती है, जहां -l से +l तक होता है। एक मिनट रुकिए। तो ठीक है, जहां m बराबर 0 और m बराबर -1 0 +1, m बराबर होता है -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। और ये जो है ये सिंबल दिया है, इसे हम लोग बोलते हैं L बोलते हैं, L। चक्कड़ क्वांटम, चक्कड़ क्वांटम ये इलेक्ट्रॉनों के चक्कर की दिशा प्रदर्शित करती है। s के स्थान का मान जैसे +1/2 ऊपर हो सकता है, बढ़ सकता है, या -/2 नीचे हो सकता है, घट सकता है। ऑफ बाउ नियम, ऑफ बाउ नियम कहता है इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाली कक्षा में जाते हैं, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाते हैं। सबलेंसों का ऊर्जा का स्तर का क्रम यहाँ आप देख सकती है। पहले एस में जाएगा, एस से घूम के फिर 2s में जाएगा, फिर घूम के 2p 3s में जाएगा, फिर 3p 4s में जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा ये। पाउली का अपवर्जनक नियम, पाउली का अपवर्जनक नियम यह नियम बताता है कि किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या जैसे n एल एल मुझे बोलते हैं m और s समान नहीं हो सकता। हुड का नियम, एक ही उपकक्षा के कक्षकों को सब कक्षकों में पहले इलेक्ट्रॉनों का एक एक करके भरते हैं और उसके बाद जोड़ा बन जाता है। हुड का नियम कहते हैं एक ही उपकक्षा में कक्षकों में पहले इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके भरते हैं, उसके बाद इसे जोड़ा बनाते हैं। जैसे जैसे क्या, आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे जैसे 11Na से जाएगा 1s2, फिर 2s3 2s2, फिर 2p6 3s1, ऐसे जाता है। संयोजकता, संयोजकता देखिए, संयोजकता किसी परमाणु द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉन साझा या स्थानांतरण किया जाता है उस परमाणु को संयोजकता कहलाता है। मतलब या तो दे दो अपना पूर्ण करने के लिए या ले लो, इसको क्या कहते हैं? संयोजकता कहलाते हैं। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे 1h1 पोटेशियम पोटेशियम 1s2 ड्यूटेरियम 1s3 ट्रिटियम और समस्थानिक है। ये क्या है? समस्थानिक है। समस्थानिकों के रासायनिक सूत्र समान किंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिकों का उपयोग, यूरेनियम का समस्थानिक है U-235 का उपयोग परमाणु भट्टी के ईंधन में किया जाता है। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट का समस्थानिक 27 कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। घेगा रोग के इलाज में आयोडीन का समस्थानिक आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग कार्बन डेटिंग के लिए किया जाता है, कार्बन डेटिंग के लिए किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट, यूरेनियम के समस्थानिक है 235, कैंसर के उपचार के लिए यूज किया जाता है
27, कोबाल्ट 60 और घेगा रोग के इलाज के लिए आयोडीन 131 और कार्बन के लिए C40 का उपयोग किया जाता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समभारिक आइसोबार वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं, जैसे कि 18 40 आर्गन, 19 के 40 पोटेशियम, 20 Ca 40 कैल्शियम समभारिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक ऐसे तत्व जिनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, जैसे कि O2 F-1 Na प्लस Mg 2 प्लस Al 3 प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। सम न्यूट्रॉनिक ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, जैसे कि 1s3 व 2He4 और न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है। हीलियम रासायनिक बंध देखिए, विभिन्न रासायनिक यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के आपस में बंध रखने वाले बलों को रासायनिक बंध कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता और उपसंयोजकता। वैद्युत संयोजकता आयनिक बंध देखिए, वे रासायनिक बंध जो इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण दौरान निर्मित होते हैं आयनिक बंध कहलाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए। जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं उन्हें धनावेश तथा जो ग्रहण करते हैं उसे ऋणावेश पर आता है। आयनिक यौगिक के गुण। आयनिक यौगिक कठोर होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये यौगिक ध्रुवीय विलायकों जल में घुलनशील होते हैं परंतु अध्रुवीय विलायकों पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। ये यौगिक जलीय विलयन में विद्युत का चलन करते हैं। सहसंयोजक बंध ये बंध दो तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा निर्मित होते हैं। सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है एकल संयोजक बंध। देखो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं भाई, टेंशन बनी रहती है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। एकल संयोजक बंध, यह बंध दो तत्वों के मध्य एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा करने में निर्मित होता है, जैसे कि हाइड्रोजन H2 के मध्य। यहाँ पे H फिर H-1 फिर H2 बन जाता है। हाइड्रोजन की संयुक्तता क्या होती है? -1 होती है। द्विसंयोजक बंध, जब दो बंध तत्वों के मध्य में जोड़ा या इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से निर्मित होता है, जैसे कि ऑक्सीजन का अणु बनना द्विसंयोजक बंध होता है O2। ऑक्सीजन की संयुक्ता क्या होती है? -2 होती है। त्रिसंयोजकता बंध, त्रिसंयोजक बंध जैसे कि N2 का अणु बनना। यह बंधन निर्माण दो तत्वों के मध्य 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों को दो साया द्वारा होता है। सहसंयोजकता यौगिक के गुण। मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण सहसंयोजक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते। मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण सहसंयोजक यौगिक चालन नहीं करते। इन यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ये यौगिक जल में अघुलनशील और किंतु कार्बनिक विलायक घुलनशील होते हैं। ये यौगिक साधारण अवस्था में वाष्पशील और ठोस अवस्था में द्रव्य अवस्था गैस हो सकते हैं। सहसंयोजक यौगिक जैसे कि जल H2O, आकार होता है इसका कोणीय, आकार होता है कोणीय, ये क्या हो गया? आकार होता है कोणीय, एक मिनट, कोणीय और बंध होता है 104.5 डिग्री का। अमोनिया NH3, अमोनिया NH3 इसका आकार होता है पिरामिडीय और 160 डिग्री। मीथेन CH4 ये चतुष्फलकीय होता है और इसका होता है 109.5 डिग्री। कार्बन डाइऑक्साइड रेखीय होता है और 180 डिग्री होता है। उपसंयोजक बंध, जब दो परमाणुओं के मध्य साझा इलेक्ट्रॉन का युग्म किसी एक परमाणु को प्राप्त हो जाए तो इस प्रकार बंध को उपसंयोजक बंध कहते हैं। इसे तीर से प्रदर्शित करते हैं। x रेशियो प्लस y बराबर x रेशियो y बराबर या y x हो जाता है। दाता और ग्राही, कौन सा? ये दाता है और ये ग्राही है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl जैसे NH4Br अमोनियम ब्रोमाइड। विद्युत संयोजकता संयोजक और उपसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 ओजोन और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये उपसंयोजक या संयोजक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें NaCN सोडियम साइनाइड या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के आयनिक और संयोजक
दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध देखिए, हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन तत्व का विद्युतीय तत्व जैसे कि FON के मध्य बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अंतर अगुणक हाइड्रोजन बंध। जब हाइड्रोजन बंध दो या दो से भिन्न अणुओं के मध्य बनता है तो उसे अंतर अगुणक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। एथिल अल्कोहल C2H5OH को एथिल अल्कोहल, जल H2O, अमोनिया NH3, हाइड्रोजन HF और हाइड्रोजन परऑक्साइड C2O2। अंतरा अगुणक हाइड्रोजन बंध। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें देखिए जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के अंदर बनता है, जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के अंदर बनता है तो अंतरा अंत को अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे DNA, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन आदि। महत्वपूर्ण तत्व, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहते हैं, प्रोटॉन को एनोड किरण कहते हैं। भेदन की क्षमता होती है N, P और E, ये लाइन में होती है। परमाणु शब्द की उत्पत्ति डोमिक्रिटिस द्वारा किया गया था। परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने, कहा था कि भाई लाओ मैं खोज देता हूँ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन H के नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, जे थॉमसन को। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 m होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन समान होते हैं। इसी परमाणु में बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था। इलेक्ट्रॉन द्विप्रकार वाला कण है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं, जिसका अणु भार 20 ग्राम पर मोल होता है। मुझे लगता है कि आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो या वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों या किसी भी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। मैं आने वाले टाइम में अपने नॉलेज, अपना जो भी प्रेजेंटेशन है, जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसको अच्छे से और भी अच्छा या एडवांस लेवल पर लाने की कोशिश करूँगा। बस आप मेरा चैनल को मोनेटाइज करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पूरी वीडियो देखिए। और क्या, और कुछ नहीं यार, मेरा एग्ज़ाम है तो मैं सोचा कि मतलब मन नहीं लग रहा था, मैं सोचा कि एक क्लास ले लेते हैं। तो कल मैं निकलने वाला हूँ और 2-3 दिन शायद मैं घर से कुछ क्लासेस लूँगा, जैसे कि करेंट अफेयर में अगर हो सके तो लूँगा, और केमिस्ट्री का आगे का कुछ पार्ट है, जैसे कि मैंने उसका PDF तो बना रखा है, आगे का जो पार्ट है मैं अपने टैबलेट से लूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा हो गया। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मैं हर लाइन में बार बार यही क्यों कहता हूँ जब आखिरी में अपने माता पिता का ख्याल रखिए। भाई आपसे वो नहीं है, उनसे आप हो, तो चाहे वो कितने भी बुरे हों। मैं नहीं कहता कि किसी के माता पिता बुरे हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग के होते हैं, जैसा कि कई से ट्रॉमा होता है कि हमारे बचपन में ध्यान नहीं दिया गया ऐसे वैसे। हालांकि मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट किया, फिर कभी ऐसा नहीं कहा कि आपने ये नहीं किया, आपने मुझे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ाया, या आपने मुझे कुछ नहीं दिया। भाई मैं आप लोगों को बताऊं, कभी मैं अपनी स्टोरी लेके आऊँगा, आप लोग सुनोगे तो सोचोगे कि कैसे, कहाँ तक, कितनी कोशिश के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अभी मतलब कि कोई मुकाम तो ये हासिल नहीं है, मैं नहीं कहता कि कोई मुकाम हासिल है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद मैंने अपने आप को, अगर आप मेरी कहानी सुनोगे या फिर मैं कभी अपना बनाऊंगा, आई थिंक 2K हो जाएंगे तब मैं कुछ अपने लिए लेके आऊँगा, जब मैं अपनी चीज़ें बताऊँगा, तो उतना भी आप सोचोगे ना, तो सोचोगे कि हाँ मैंने मेहनत किया है। मैं खुद से कहता हूँ कि हाँ मैंने मेहनत किया है, क्योंकि भाई मेरा जो लेवल था ना, वो कहोगे जीरो, मैं जीरो में भी नहीं था यार, इनफाइनाइट, अनंत में था। मतलब इतना मेरा लो लेवल का था। एक गांव का बंदा जानते हो ना, मतलब कि गांव का बंदा शुरू से ही, मतलब कुछ भी ना हो उसके सामने, बस खेलता हो, घूमता हो, खाता हो, लोगों को मारता हो, लोग उससे डरते हो, बस यही संक्षिप्त शब्दों में ये कहा जाए तो। ना फैमिली में कोई ऐसा एजुकेटेड पर्सन था जो मुझ पे ध्यान दे सके। बस जैसे कि बगल में किसी की नौकरी लगी, मेरे माँ बाप ने कहा कि तुम भी जाओ, तुम भी नौकरी लेके आओ। भाई तुमने मुझे तैयार ही नहीं किया उस लेवल तक का कि मैं नौकरी ले पाऊँ, या आपने मुझे वो चीज़
किया ही नहीं शुरू से, या फिर मेरी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चा पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, ये घूम रहा है क्या कर रहा है, नहीं किया। सीधे आपने बोला कि जाओ जॉब लेके आओ, जॉब लेके आओ, वो भी गवर्नमेंटेड। कैसे कोई निकाल पाएगा यार? तुम जॉब करने मतलब कि पढ़ने आते हो, जो तुम्हें 12th या 8th या 7th में पढ़ना चाहिए, तुम यहाँ पे आके उसको रिवीजन करोगे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जॉब निकल जाएगा? भाई अगर तुमने 12th या 10th जो भी बढ़िया से किया है, उसके लिए जॉब इस समय मैं कहूँ कि आसान नहीं है, लेकिन उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। और जिसने ये शुरू से नहीं किया भाई, जिसको सिग्नेचर करने में भी डर लगता है, उसके हाथ कांपते हो, उसको आप कह रहे हो कि जाओ जॉब करके आओ या जॉब लेके आओ। जिसको शुरू से ये कहा जाता है कि हाँ ये तो मेहनत कर लेगा, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये मेहनत कर लेगा, ये कहीं भी जी लेगा। मतलब शुरू से उस बच्चे को ऐसे ही ट्रेंड किया गया है कि तुम कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत हो। ये नहीं कहा गया है कि तुम बहुत पढ़ने में तेज हो, तुम कुछ अच्छा बन सकते हो, या तुम्हारा दिमाग तेज है, तुम अच्छा सोचते हो। ये नहीं कहा गया, शुरू से बस ये ट्रेंड किया गया कि अरे ये तो कहीं खा पी लेंगे। समझ रहे हो? तो मैं माँ बाप को दोष नहीं दे रहा, लेकिन हाँ ये आजकल के माँ बाप जो गाँव में रहते हैं, उनमें ये सब चीज़ें थोड़ी सी मैंने देखा है, काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ। मतलब कि तुमने 12th तक, ग्रेजुएशन तक तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चा क्या पढ़ रहा है। इवन माँ बाप को ये भी नहीं बताओ कि बच्चा कौन सा सब्जेक्ट लिया है, क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, उससे आगे क्या बेनिफिट होने वाले। इवन ये बच्चों को भी नहीं पता कि हाँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ। समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, कभी कभी मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा, ये बहुत हो गया। तो थैंक यू सो मच, बस आज के लिए बाय बाय।